तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आप लोगों की पहली कक्षा है। आप लोग हाई स्कूल पास करके कक्षा 11 में प्रवेश लिए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में जीवों का हम अध्ययन करेंगे और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, जब भी हम कोई चीज़ अध्ययन करते हैं तो जैसा कि आप जानते हो कि जब सबका जो माइंड है वो अलग अलग है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा देर से सीखते हैं और कुछ मध्यम वाले बच्चे होते हैं। तो जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, मतलब एक बार वीडियो देख लिया या एक बार पढ़ लिया तो उनके दिमाग में लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा मीडियम मेमोरी के बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब उन्हें याद होता है और बार बार रिपीट करना होता है। तो जो एक्स्ट्रा माइंडेड बच्चे होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, 1-2%, 3% ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन जो मीडियम माइंड के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत एक्स्ट्रा माइंडेड नहीं हूँ। तो ये मैं आपको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा मेहनत करें, प्रयास करें। अब आपका जो इंटरमीडिएट है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है आपकी पढ़ाई का। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का आज पहला चैप्टर, जिसको कहते हैं जीव जगत। क्या कहते हैं? जीव जगत। द लिविंग वर्ल्ड। तो जीव जगत में सबसे जो हम लोगों को पढ़ना है पहली चीज, जीव क्या है। जीव क्या है या सजीव क्या है। सजीव क्या है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, जीव जगत की विविधता। जीव जगत की विविधता। और जो तीसरा बिंदु इस चैप्टर में देखेंगे वो देखेंगे वर्ग की संवर्ग। वर्ग की संवर्ग। तो ये 3 पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ये आपका पहला चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला, जीव क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो समस्त ब्रह्मांड में को 2 भागों में बांट सकते हैं, सजीव और निर्जीव। तो जो सजीव होते हैं या जो जीव होते हैं उनके मुख्य लक्षण क्या है। तो इस मुख्य लक्षण में पढ़ने के लिए 2 बातें हैं। एक तो जो सजीव होते हैं सामान्य लक्षण। क्या? सामान्य लक्षण। और कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। विशिष्ट लक्षण या इसे कहते हैं डिफाइनिंग, विभेदीकरण लक्षण। तो वास्तव में बहुत सारे जीव में ऐसे लक्षण होते हैं जिसे आप ये कह सकते हो कि जीव चल सकते हैं। तो जीव तो चल सकता है, लेकिन निर्जीव भी तो चलता है। मोटर गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो वे लक्षण जो सब पे लागू होता है, निर्जीव और सजीव पे भी लागू होता है, उसे हम सामान्य लक्षण कर सकते हैं। लेकिन केवल वो लक्षण जो केवल सजीव पे लागू होता है उसे हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। इन्हीं लक्षणों में, सजीव के इन्हीं लक्षणों में कुछ लक्षण जो आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। जैसे या हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, सजीव के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। सजीव के लक्षण। तो ये सजीव के लक्षण हैं जो ज्यादातर जीवों पे लागू होते हैं। उसमें से 4 आप लोगों को पढ़ने हैं। एक तो वृद्धि, सजीवों में वृद्धि होती है, साइज में बढ़ते हैं। दूसरा जन्म, मतलब प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए। तो और तीसरा है
उपापचय। उपापचय प्रतिबल हमारे शरीर के अंदर सिंथेटिक और विखंडनात्मक या डिस्ट्रक्टिव रासायनिक क्रियाएं घटित होती रहती हैं, जिसे हम उपापचय कहते हैं। और जो चौथा पॉइंट है संवेदनशीलता। कॉन्शियसनेस। तो संवेदनशीलता प्रत्येक जीव वातावरण के प्रभाव से संवेदनशील होता है। तो आइए हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला ग्रोथ या वृद्धि। तो जो पहला इसका लक्षण है, हम कह सकते हैं कि जीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये जो वृद्धि है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, जिससे कोई भी जीव अपने आकार और भार में वृद्धि करता है। तो ये जो आकार और भार में जो वृद्धि होती है वो बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीवों में दोनों कोशिका विभाजन और वृद्धि, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं बहुकोशिकीय जीवों में और एक कोशिकीय जीवों में। दोनों में अगर देखें तो यहां क्या होता है, वृद्धि और जनन ये अलग अलग होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में, चूंकि एक कोशिकीय जीव वो विभाजित होता है दो में, और फिर ये विभाजित होता है दो में, तो ये संख्या में वृद्धि करते हैं। किसमें? संख्या में वृद्धि होती है। जबकि यहां क्या हो रहा है, यहां भी कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजित हो रही है। और ये जो कोशिका विभाजित होती है, जिससे इसका साइज, आकार बढ़ता है और एक निश्चित समय बाद ही जनन होता है। यहाँ जनन और वृद्धि दोनों अलग अलग है, जबकि यहाँ पे जनन और वृद्धि दोनों साथ साथ हैं, साथ साथ। दूसरा जो इसमें मुख्य बिंदु है वृद्धि में, वास्तव में वृद्धि दो तरह की होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव में मतलब जैसे रेत का टीला, रेत का टीला देखें, पहले तो इस तरह से छोटा सा टीला होता है, जिसके ऊपर सैंड जमा होते होते ये टीला इस तरह से बढ़ जाता है, और इस तरह से जमते जमते एक समय आता है ये। तो आप देखें छोटे से बड़ा रेत का जो टीला है वो, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो वास्तव में वृद्धि दो तरह की होती है, बाह्य वृद्धि और आंतरिक वृद्धि। आंतरिक वृद्धि या इसे कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ। तो जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, जो सिर्फ बाहर के जमा होने से, चाहे वो रेत का टीला हो या बर्फ का गोला हो, बर्फ का गोला अगर बर्फ के ऊपर आप चलाएं तो उसको गोला धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो इस तरह की जो वृद्धि होती है इसे बाह्य वृद्धि कहते हैं, और ये सिर्फ निर्जीवों में होती है। किसमें? निर्जीवों में। जबकि आंतरिक वृद्धि सेलुलर डिवीजन के द्वारा अंदर से कोई चीज बड़ी होती है, तो वो ये वृद्धि सिर्फ सजीवों में होती है, सजीवों में। दूसरी चीज एक और, जैसे जो पौधे होते हैं, पौधों में जो वृद्धि होती है वो लगातार या कंटिन्यूअस वृद्धि होती है। जबकि जंतुओं में
जंतुओं में सीमित और लगातार। ये बात आप याद रखने हैं कि जो पौधों में वृद्धि होती है वो कॉन्टिन्यूअस या लगातार होती है, जबकि जो जंतु होते हैं एक निश्चित समय बाद उसमें वृद्धि रुक जाती है। तो इसमें एक और बात है कि ये जो वृद्धि है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो ये बात पॉइंट आपको याद रखनी है। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वृद्धि कहाँ, यहां निर्जीवों में भी हो रही है। ये यहां बना लीजिए, निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो निर्जीवों और सजीवों का जो कैरेक्टर्स होने के कारण इसे हम मानते हैं कि जो वृद्धि है और सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, जबकि वृद्धि सजीवों में होती है, चाहे वो एक कोशिकीय हो अथवा बहुकोशिकीय हो। एक कोशिकीय में संख्या में वृद्धि होती है और बहुकोशिकीय उसके आकार और साइज में कोशिका डिवीजन के कारण होती है। और इसका जो दूसरा लक्षण हम लोग देख लेते हैं, सजीव के दूसरा लक्षण क्या है। तो अभी हमने पहले बताया था कि इसका दूसरा लक्षण हम लोग देखेंगे जनन। दूसरा जीवों में जनन होता है, मतलब रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की जो परिभाषा आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है, और जिस प्रक्रिया द्वारा ये संतानें उत्पन्न होती हैं उसी को जनन कहते हैं। तो ये जीवों में जनन होता है, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते। ऐसे कौन से जीव जो जनन नहीं करते? तो आप लोगों ने देखा होगा खच्चर जो एक बंद है। बंद मतलब ये जनन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक संकर प्रजाति है, अब किसकी संकर प्रजाति है? घोड़े की और गधे की। यहां पे जो घोड़ा है वो फीमेल होता है और गधा मेल होता है। तो इस तरह से खच्चर हुआ, जिब्राइड हुआ, टिग्लाइन हुआ, तो जो संकर प्रजातियां हैं, जैसे कहते हैं हाइब्रिड, क्या कहते हैं? हाइब्रिड। जो हाइब्रिड जातियां हैं, इन जातियों में प्राकृतिक रूप से निषेचन तो संभव है नहीं, लेकिन जो आर्टिफिशियल तरीके से जब इसको निषेचन कराया जाता है तो वह इसकी जो संतानें होती हैं वो जनन करने में सक्षम नहीं होती। हम कह सकते हैं कि ये कोई जाति नहीं है, ये कोई स्पीसीज नहीं हो रही। जाति की परिभाषा क्या होती है? जाति की परिभाषा ये होती है कि जो जीव होते हैं संरचना में तो समान होते हैं, पर वो आपस में जनन करके जननक्षम संतान उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, ये खच्चर कोई भी जनन नहीं कर सकता, क्योंकि जनन करने की क्षमता इसमें नहीं होती। जो दूसरा इसका बिंदु है, जो इनफर्टाइल कपल्स या बंध दंपति, तो ऐसी दंपति होते हैं जनन करने में या जनन द्वारा संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। या तीसरी एक जीव और है श्रमिक मधुमक्खियां। श्रमिक मुर्गियां जिसको वर्कर कहते हैं, ये वास्तव में इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वही डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये जनन करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ये तमाम जीव ऐसे हैं जो जनन करते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इससे भी कह सकते हैं कि जो जनन होता है, क्या जनन या रिप्रोडक्शन या जनन सजीवों का विशिष्ट, या इसका एक और वर्ड कहते हैं विभेदी लक्षण नहीं माना जाता,
ठीक है ना। तो ये जो लक्षण है रिप्रोडक्शन होता तो सभी जीवों में है, ठीक है। निर्जीवों में रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, लेकिन सभी जीवों में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए इसे हम डेफिनेटिव कैरेक्टर नहीं मानते या विशिष्ट लक्षण या विभेदी लक्षण सजीवों का नहीं मानते। तो दो हो गए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जो विशिष्ट लक्षण नहीं है। आइए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा लक्षण, थर्ड। तो सजीवों का जो तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है उपापचय। उपापचय या मेटाबॉलिज्म। तो छात्राओं, हमारे शरीर के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर प्रतिपल बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं घटित होती रहती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं। ये दो तरह से होता है, एक को उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो एनाबॉलिक क्रिया है, इसमें कई सरल यौगिक जुड़ करके एक बड़ा यौगिक, या एक तरह से कह सकते हैं कई सरल अणु जुड़ करके एक बड़ा यौगिक या जटिल अणु बनाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस क्रिया को संश्लेषणात्मक या रचनात्मक क्रिया कहते हैं। तो वे क्रिया जिसमें कई सरल यौगिक मिल करके जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं या बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को हम उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है अपचय या कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई एक बड़ा अणु टूट करके छोटे अणुओं में बदल जाता है। जैसे ये देख लीजिए, एक बड़ा अणु है, ये टूट करके कई छोटे यौगिकों में या अणुओं में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्रिया को हम विघटनात्मक या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहते हैं, जहां पे कोई बड़ी चीज टूटकर छोटी चीजों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हर समय प्रतिपल हमारे शरीर के अंदर घटित होती रहती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप अपचय में श्वसन क्रिया में देख लीजिए, जो ग्लूकोज का अणु है वो टूट करके ऊर्जा उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो एक ग्लूकोज का अणु जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है। इसी तरह से संश्लेषणात्मक में देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जहां पे कई यौगिक जल कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके एक बड़ा यौगिक ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण हो गया उपचय, और ये श्वसन का उदाहरण हो गया अपचय। ये दोनों क्रियाएं जंतु की कोशिका के अंदर और या पादप कोशिका के अंदर हजारों प्रकार की क्रियाएं प्रतिपल चलती रहती हैं। इस दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं उपापचय। ये क्या है, उपापचय है। और ये जो प्रक्रिया है, ये विशिष्ट लक्षण है जीवों का, विशिष्ट लक्षण है जीवों का, ठीक है ना। इसे डेफिनेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। अब आगे चौथा जो मुख्य लक्षण है देख लेते हैं, जो सभी जीवों में लागू होता है। ये चौथा लक्षण संवेदनशीलता या इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। संवेदनशीलता, प्रत्येक जीव वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है, चाहे भौतिक क्रिया हो अथवा रासायनिक क्रिया हो अथवा जैविक क्रिया हो, उसके द्वारा प्रत्येक जीव प्रभावित होता है, वो प्रतिक्रिया करता है, वो चाहे जंतु हो अथवा पौधा। पौधे में जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, उसको किसी कमरे में रख दिया गया
और ये प्रकाश संश्लेषी पौधा इस तरह से, और यहां एक छोटा सा प्रकाश का, ठीक है। तो ये जो किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, तो इस किरणें जो यहां इसके पास पहुंच रही हैं, इससे हम कहेंगे उद्दीपन। उद्दीपन, और ये सूर्य जो है उद्दीपक, उद्दीपक, ठीक है ना। तो ये जो उद्दीपक है या स्टिमुलाई, स्टिमुलाई जो स्टिमुलस पौधे को दे रहा है, तो कुछ समय बाद ये जो पौधा है आप देखेंगे ये प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा? प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। ये ठीक है ना, ये प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। यहां दो चीजें हैं, ये क्या किया? प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। तो जो भी उद्दीपक होता है, जैसे यहां पे उद्दीपक क्या है? प्रकाश। क्या है? जो प्रकाश है, तो प्रकाश, जल, वायु, ठीक है ना, या दाब, ताप, ये तमाम उद्दीपक होते हैं जो जिसके प्रति जो जीव होता है वो प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। और कभी कभी प्रतिक्रियाएं जब ज्यादा, या जो उद्दीपक होता है ज्यादा होता है, और वहां पे प्रतिक्रिया के द्वारा जीव एडॉप्ट कर लेता है, अनुकूलित हो जाता है। और जब अनुकूलित हो जाता है या अपने आप को उसके समस्थैतिक के अनुसार ढाल लेता है, तब उसे हम समस्थैतिका या होम्योस्टेटिस कहते हैं। तो ये अलग बात है। यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है कि जो संवेदनशीलता है वो जीवों का डेफिनेटिव कैरेक्टर है, ठीक है ना। अब डेफिनेटिव कैरेक्टर में आप लोग अच्छे से संवेदनशीलता अगर जान गए होंगे, समझ गए होंगे, जिसे हम चेतना भी कहते हैं। तो चेतना जीव है, कोई आपको टच करता है तो आप रिस्पॉन्स करते हो। तो जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वचेतन प्राणी है। स्वचेतन, स्वचेतन है, इसकी अपनी अलग चेतना होती है। कोई व्यक्ति प्रकाश, वायु, जल, ताप, दाब, इसके अलावा भी इनकी अपने सोचने समझने की क्षमता होती है। इसमें इंद्रियां होती हैं और तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके कारण ये चीजों को अलग अलग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्वचेतन। लेकिन और जीवों में भी ये चेतना कॉन्शियसनेस होती है, जिसके कारण ये वातावरण के प्रभाव को समझ पाते हैं या उसके प्रति प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो ये रहे इसके विशेष लक्षण। आइए हम लोग देखते हैं जो अगला बिंदु हम लोगों का है। अगला बिंदु क्या था, या अगला टॉपिक, हमने 3 टॉपिक अभी पहले बता चुके हैं आप लोगों को। जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो बहुत सरल, लेकिन बहुत बच्चों को विविधता ही नहीं समझ पाती। इसको अंग्रेजी में कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि लाखों प्रकार के जीव, कितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को खोजा जा चुका है, उनका नाम दिया जा चुका है। और इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारी विविधता होती है। किसी एक विविधता की अगर चर्चा करें, अगर चलिए हम ये चर्चा करते हैं कि जीव कैसे चलते हैं, जीव कैसे चलते हैं, तो आप सोचिए मनुष्य कैसे चलता है? 2 पैरों से चलता है। पक्षी क्या करते हैं? उड़ के किसी तरह पहुंच जाते हैं। कोई जंतु होता है वो तैर के चलता है, समझ रहे ना, तैर कैसे चलते हैं। कोई क्रीपिंग करता है, कोई बिना पैर के चलता है। तो आप देखिए बहुत सारी विविधता होती है, चाहे वो क्रियाकलाप में हो, उसके आकार में हो, उसके प्रकार में हो, उसके साइज में हो, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं विविधता। क्या कहते हैं? विविधता। तो ये जो क्रियाकलाप, संरचना, आकार, इस सब में जो विविधता है, ठीक है ना, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हमें लग रहा है इसकी परिभाषा आप लोग जो मैं बता रहा हूं अगर समझ में आ गया, और किताब की मदद से
एनसीईआरटी की किताब से मदद से आप अपने से इसकी परिभाषा लिखें। तो बच्चों, आपको जैव विविधता अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों, ये जो जीव होते हैं ये संख्या में अधिक हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इनको पहचानना, क्या पहचानना और पहचान कर इनका नाम लिखना, नामकरण, ये दो प्रक्रियाएं हैं। और पहचान करके इनका नामकरण करना नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति कहलाती है, पद्धति, ठीक है ना। तो इसे हम नॉमेनक्लेचर तो नामकरण पद्धति क्या होती है? वास्तव में नामकरण पद्धति के द्वारा नए नए जीवों को नाम देने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो जीव होते हैं उनके नाम दो तरह के होते हैं, एक तो सामान्य नाम और दूसरा वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम और सामान्य नाम। तो नाम जो है, जो सामान्य नाम है, वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में एक ही जीव के अलग अलग नाम होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय सभा का आयोजन किया, जिसमें इस बात को रखा गया कि जो नाम होते हैं वो कुछ ऐसे होने चाहिए जो पूरे विश्व के लोग उसको पढ़ें, उसको जानें, जिससे ये जो दुविधा की है अवस्था की, कौन सा जीव की स्टडी कौन कर रहा है, तो वो जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। इसके लिए हम नामकरण पद्धति अप्लाई करते हैं और नामकरण पद्धति के अंतर्गत जीवों का नाम रखा जाता है। इसमें दो जो संहिताएं हैं, एक को हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे ICBN, ये नाम इसको देख लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो प्योर हिंदी में कहेंगे वनस्पतिक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। तो आप दोनों नाम याद कर सकते हैं। ये वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता बनाई गई, जिसके अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए कि जो नामकरण होती है वो कैसे रखा जाएगा, नाम का जो आकार है वो कितना बड़ा होगा। तो इसे हम, जैसे वनस्पतियों का नाम रखने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, इसी तरह से जंतुओं का नाम रखने के लिए ICZN, इसे कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। ठीक है ना। ये दोनों संहिताएं बनाई गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो जंतुओं को या वनस्पतियों के नामकरण के नियमों को प्रतिपादित करती हैं। उनके कुछ नियम हैं, उनके कुछ सिद्धांत हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक नामकरण पद्धति है जिसे हम कहते हैं द्विपद नामकरण पद्धति। द्विपद नामकरण पद्धति।
ये जो द्विपद नामकरण पद्धति है जिसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जिसके नाम में दो पद होते हैं। इस पद्धति के जो प्रतिपादक हैं, क्या प्रतिपादक मतलब इस नंबर को उत्पन्न करने वाले, बताने वाले कैरोलस लिनियस 1753 ईस्वी में, ठीक है ना। इन्होंने इस पद्धति का आविष्कार किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम के दो पद होते हैं। प्रत्येक जीव के नाम में दो पद एक और पद दो। पहले पद को वंश और दूसरे को जात कहते हैं। जैसे आम एक साधारण नाम है, इसका मैंजीफेरा इंडिका। तो इस आम में जो मैंजीफेरा है और ये इंडिका, तो मैंजीफेरा इसका वंश बताता है और इंडिका इसकी जाति है। तो इसको बच्चों से समझ लीजिए, द्विनाम पद्धति वह पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव के नाम के दो पद होते हैं। पहला पद वंश और दूसरा पद जात कहलाता है। तो ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की जो संहिता है, इस संहिता में कुछ नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। उस सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं कि द्विकरण नाम पद्धति के क्या नियम है। तो इसके नियम के अंतर्गत जो पहला नियम है वो नियम नंबर 1, जो जीव होते हैं उनके नाम पहली बात तो लैटिन भाषा में होंगे। किसमें? लैटिन भाषा में। और दूसरी बात है तिरछे लिखे जाएंगे, मतलब इटैलिक लिखे जाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वास्तव में इटैलिक क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि इनका एक सिद्धांत है, नियम है कि जो पूरे विश्व में एक पद्धति होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। उसके अंतर्गत इस बात का डिसीजन लिया गया, इसलिए हम तिरछे लिखते हैं। किताबों में भी अगर तिरछा छपा है तो हम इसका मतलब समझ जाते हैं कि ये कोई वैज्ञानिक नाम है, या तो जूलॉजिकल होगा या तो बोटेनिकल नाम होगा। जो दूसरा नियम है, इंपॉर्टेंट है, कि प्रत्येक जीव के में दो पद होंगे। पहला तो वंश होगा और दूसरा इसकी जाति होगी। वंश का मतलब जीनस और ये इसका मतलब है स्पेसीज। तो ये बात भी इनके नियम में रखा गया कि जो वंश होंगे वो पहला पद होगा, उसकी जाति जो दूसरा पद होगी। इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है? जो वंश है, वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल अक्षर। और जाति का पहला अक्षर ये क्या होगा? स्मॉल अक्षर होगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये मैंजीफेरा इंडिका लिखा, मैंजीफेरा इंडिका। तो यहां मैंजीफेरा इंडिका ये कैपिटल लेटर हो गया और ये जो जाति है ये स्मॉल लेटर हो गया, ये और ये, ठीक है ना। ये तो ये इसका तीसरा रूल है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट रूल है इसका, जब हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिखने पर क्या करेंगे? प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के या द्वि पद्धति से लिखे गए नाम के को अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन। अगर हाथ से लिखा हुआ है तो अंडरलाइन, अगर छपाई है
छपाई है तो कैसे लिखे जाएंगे, तिरछे लिखे जाएंगे। तो ये भी इसका नियम है। नियम में इनकी और कई नियम है कि इनके जो नाम है वो ज्यादा कठिन नहीं होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये सब सिद्धांत उस अंतरराष्ट्रीय जो संहिता है उसके अनुसार बनाएंगे, जिसमें नामकरण की पद्धति, द्विनाम पद्धति के अनुसार ही जीवों का नाम रखा जाता है। तो आइए हम लोग जो आगे का एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक था वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो बेटा वर्गीकी संवर्ग में एक जो इंपॉर्टेंट शब्द आएगा वर्गीकरण, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि जानते हैं कि कोई भी जो जीव होते हैं संसार में, वो लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सभी जीवों का अध्ययन करना संभव नहीं है। तब हम उन्हें उनकी संरचना के आधार पे, उनके आकार के आधार पे, उनके स्वभाव के आधार पे, उनके क्रियाकलाप के आधार पे, ठीक है, अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। ठीक है ना। तो जो उनके सामान्य लक्षण है, क्या सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण के आधार पर, या इसे कहते हैं समानता और असमानता, चाहे वो आकार में हो, क्रियाकलाप में हो या प्रकार, आकार, प्रकार, क्रियाकलाप के आधार पर हम उन्हें अलग अलग समूहों में के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों, जिसे टैक्सा कहते हैं, में रखने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो बच्चों ये सामान्य सी डिफिनीशन है जिसमें हम जीवों को उनके समानता असमानता के आधार पे, उनके आकार के आधार पे अलग अलग समूहों में बांटने को हम वर्गीकरण कहते हैं। इसमें एक और शब्द आएगा सिस्टमेटिक्स, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वास्तव में ये भी जीवों के टैक्सान में रखने की एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के संवर्गों को उनके विकास के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशनरी पैटर्न के आधार पर उनको, इवोल्यूशनरी पैटर्न समझ रहे हैं, जो जीवों का विकास हुआ होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। जैसे जो पिसीज हैं, पिसीज से एम्फीबिया बने होंगे, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बने होंगे, रेप्टाइल से पक्षी या मैमल्स बने होंगे। ठीक है ना। तो ये जो विकासी लक्षण के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में बांटने की क्रिया को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो हमें लग रहा है ये दोनों बिंदु आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आए हम लोग पढ़ते हैं संवर्ग। संवर्ग जो वर्गीकरण के जो टैक्सॉन्स हैं, संवर्ग या टैक्सॉन। तो हम लोग समझते हैं टैक्सॉन या इसी को संवर्ग। तो बच्चों वर्गीकरण में हम लोग जो समूहों में बांटते हैं तो उन समूहों को एक इकाई नाम दिया गया है, जिसकी उन इकाइयों को हम संवर्ग कहते हैं। तो ये कौन कौन सी इकाइयां हैं, जैसे देखते हैं जगत, संघ, वर्ग, गण,
कुल, वंश और जाति। इसको आप लोग इसको क्रम से याद कर लीजिए। जगत को किंगडम कहते हैं, किंगडम। फाइलम कहते हैं संघ को, और वर्ग को क्लास, गण को ऑर्डर, कुल को फैमिली, वंश को जीनस और जात को स्पीशीज। तो इतनी ये अलग अलग इकाइयां हैं। इन इकाइयों को ही क्या कहते हैं, ये वर्गीकरण की इकाइयां हैं, वर्गीकरण की इकाइयां, ठीक है ना। तो ये इकाइयां हैं जो सबसे उच्च पर जगत है, और जगत को कई संघों में बांटा गया है, संघों को कई वर्गों में, और वर्गों को कई गणों में बांटा जाता है, गणों को कुलों में, और कुल को जीनस में, और एक जीनस में कई स्पीशीज या कई जातियां होती हैं। इन सब को वर्गीकरण की इकाई और एक एक को टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टैक्सॉन है, इसमें एक और शब्द आएगा, वर्गीकरण का पदानुक्रम। वर्गीकरण का पदानुक्रम, पदानुक्रम या हायरार्की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये क्या होता है, जो टैक्सॉन होते हैं, टैक्सॉन तो समझ में आ गया कि जो एक एक है, जैसे हमारे जाति एक टैक्सॉन है, वंश एक दूसरा टैक्सॉन है, कुल, गण, वर्ग, संघ, ये जाति अलग अलग टैक्सॉन है। इन्हीं टैक्सॉन को क्रमबद्ध ढंग से, क्या क्रमबद्ध से उच्च से निम्न की ओर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम पदानुक्रम कहते हैं। तो क्या हो गया, ये जो संवर्ग है या टैक्सॉन, टैक्सॉन को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करने को पदानुक्रम कहते हैं, पदानुक्रम कहते हैं। तो हमें लग रहा है ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म हो गई होंगी। तो ये जो पदानुक्रम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि ये जो जाति है, स्पीशीज, ये वर्गीकरण की, ये भी याद रखना आपको, वर्गीकरण की मूल इकाई है। कौन? जाति या स्पीशीज, ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं कि जो जाति होते हैं उनके सदस्य संरचना में एक जैसे होते हैं, आपस में जनन करके जो संतान है जनन संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर हम जाति देखें, उदाहरण देखें, तो जैसे आपने देखा शेर या टाइगर और लियोपार्ड, ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इन तीनों का जो वंश है वो क्या है? पैंथेरा। क्या है? पैंथेरा। हम कह सकते हैं जो कई जातियां होती हैं वो वंश में, और जो अलग अलग वंश होते हैं वो कुल में रखे गए हैं, अलग अलग कुल गण में, अलग अलग गण वर्ग में, और अलग अलग वर्ग संघ में, अलग अलग संघ जगत में। ये जगत और ये संघ, ये क्या है? उच्च इकाई है। क्या है? उच्च। और ये क्या है? निम्न। तो निम्न और उच्च, ठीक है ना। तो इसको जब हम लिखते हैं तो उच्च से निम्न की ओर लिखते हैं, लेकिन जो इनके लक्षण हैं वो निम्न से, जैसे निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? घटते जाते हैं। तो आइए हम इसको कुछ उदाहरण के द्वारा भी हम इसके पदानुक्रम को समझते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, घरेलू मक्खी हो, गेहूं, आम, दो पौधे और दो जंतुओं का वर्गीकरण पदानुक्रम के आधार पर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उदाहरण तो हम लोग देखेंगे मनुष्य, घरेलू मक्खी, आम व गेहूं का वर्गीकरण। तो इन सब का जो वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है वो एक एक हम लिखते जाते हैं। आप भी चाहिए तो जल्दी से लिख लीजिए। हम लोग पहले बात करेंगे जगत की। जगत या किंगडम,
किंगडम। तो ये जो जगत है ये वर्गीकरण का एक संवर्ग है। जैसे कि पूरे जीवों को दो संवर्गों में दो जगत में बांट सकते हैं, जंतु जगत और पादप जगत। तो यहाँ जो मनुष्य है, मनुष्य का जो जगत होगा क्या होगा, जंतु। चूंकि ये जंतु है तो इसका जंतु जगत या अंग्रेजी में एनिमेलिया। इसी तरह घरेलू मक्खी ये भी जंतु है तो इसका जगत होगा जंतु। ये क्या है, पादप है तो इसका जगत होगा पादप। और ये भी पादप है, इसका जगत होगा पादप। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से इसका जो दूसरा संवर्ग है हायरार्की में, वो आता है संघ। संघ या विभाग, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कहेंगे फाइलम या डिवीजन, ठीक है ना। तो ये जो विभाग शब्द है ये पौधों के लिए, और संघ जो है वो ज्यादातर जंतुओं में यूज किया, प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो ये संघ है मनुष्य में, मनुष्य का संघ कौन होगा, कार्डेटा। कार्डेटा। और घरेलू मक्खी के का जो संघ होगा वो होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। और पादप का एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी। और इसका भी एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं संघ के बाद वर्ग। वर्ग या इसे हम क्लास भी कहते हैं। क्लास। क्लास देख लेते हैं। तो मनुष्य किस वर्ग का प्राणी है, तो स्तनी वर्ग का। किसका, स्तनी। तो आप लिख सकते हैं स्तनी, या इसी को मैमेलिया भी कहते हैं। मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। और ये घरेलू मक्खी कीट वर्ग का। किसका, कीट या इंसेक्ट, इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग का प्राणी है। और ये है डाइकाटिलिडनी। डाइकाटिलिडनी। और ये मोनोकाटिलिडनी। मोनोकाटिलिडनी। तो आप इसको देख लीजिए। इन सभी का मैंने इसलिए वर्ग में बता दिया हूं। वर्ग के बाद जो आता है गण, या गण, या इसी को ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर। ऑर्डर में जैसे कि ये मनुष्य है तो मनुष्य का ऑर्डर है प्राइमेट। प्राइमेट, ठीक है ना। घरेलू मक्खी का डिप्टेरा। आम का स्नैपीडेंस। स्नैपीडेंस। और इसका पोएल्स। डेल्स है ये, ठीक है ना। स्नैपीडेल्स। और ये इसके गण हो गए। गण के बाद आता है कुल या फैमिली। फैमिली। तो प्राइमेट या मनुष्य की जो फैमिली होगी वो होमोनिडी। होमोनिडी। जो कुल होगा वो होगा म्यूसिडी। और जो आम है इसका कुल होगा एनाकार्डियेसी। और गेहूं का जो कुल होगा वो पोएसी। पोएसी, ठीक है ना। तो फैमिली के बाद आता है वंश। और हम लोग इसकी दोनों चर्चा करेंगे। वंश या जीनस कहते हैं इसको, और जाति स्पेसीज। तो मनुष्य की का वंश क्या है, होमो। और इसकी जाति क्या है, सैपियंस। सैपियंस। इसी तरह से घरेलू मस्का इसका वंश है, और जाति क्या है, डोमेस्टिका। आम का वंश मैंजीफेरा। मैंजीफेरा। और इसकी जाति है इंडिका।
और गेहूं का वंश है ट्रिटिकम, सामान्य गेहूं ट्रिटिकम, और इसकी जाति है एस्टिवम। तो ये इसका एक तरह से क्लासिफिकेशन है जंतुओं और पौधों का। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जैसे जंतु का जूलॉजिकल नेम और पौधों का बोटेनिकल नेम। तो जैसे कि हम इसको बता चुके हैं। तो यहाँ जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो हम इसके लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना। तो अंडरलाइन कर देते हैं, ये स्मॉल लेटर से है, ये कैपिटल लेटर से। या इसकी तरह से ट्रिटिकम, एस्टिवम, या इसको मस्का डोमेस्टिका, ठीक है ना। और यहाँ होमोसेपियंस, होमो इसका वंश और जाति। तब जब हम इसको लिखेंगे होमोसेपियंस, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हैं वैज्ञानिक नाम। तो बच्चों हमें लग रहा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए। कम से कम ये 2 जंतु और 2 पौधे, इनका वर्गीकरण, इनका जो पदानुक्रम के अनुसार वर्गीकरण है वो उच्च संवर्ग से लेकर निम्न संवर्ग तक, मतलब है जगत से लेकर के जाति तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आज की क्लास बस यहीं ओवर होती है और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। घर पे बैठकर स्वयं से, दूसरे का नोट्स ना पढ़िए, स्वयं से आप वीडियो की सहायता से और किताब की सहायता से अपना नोट्स बनाइए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। आप कभी भी दूसरी की भाषा का प्रयोग मत करिए। अपनी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है आपकी, जो भी लैंग्वेज का तरीका है, आप जो समझ रहे हो उसको उसी वे में लिखिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे नंबरों से स्कोर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।